बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ऐसे क्या लर्निंग और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कुछ चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन कवर की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री कवर की थी और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल कवर किया था। सो आज हम कवर करेंगे फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिज्म इन हेटेरोट्रॉफ्स, मेटाबॉलिज्म इन ऑटोट्रॉफ्स, वाटर और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं। पहली बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और इसकी दो किस्में होती हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे यूनिट्स मिलते हैं और बड़े यूनिट्स बनाते हैं, इनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर टेकिंग प्लेस बाय प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब कंडेंसेशन होती है, एक प्रोसेस कहलाती है, आगे हम पढ़ेंगे इसकी डिफिनेशन। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं। When small subunits called as monomers combines to form large molecules called as polymers। और ये उस वक्त बनते हैं कि जब छोटे यूनिट्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं वो अगर मिले और बड़े यूनिट्स जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं वो बनाते हैं। अगर हम इनको सिंपल अल्फाज में बयान करें तो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो छोटे यूनिट्स मिलते हैं और बड़े यूनिट्स बनाते हैं जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली कंडेंसेशन बोलते हैं। आगे हम डिफिनेशन दोबारा बताएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, मोनोमर्स मिलते हैं और पॉलीमर्स बन जाते हैं, लंबी चेन बन जाती है। इसकी एग्जांपल एक जंजीर की तरह है कि एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, बहुत सारे रिंग्स मिल जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरह से छोटे छोटे यूनिट्स मोनोमर्स मिलते हैं और लंबी चेन बनाते हैं, पॉलीमर्स। कंडेंसेशन अब है कौन सा प्रोसेस? मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। इट इज डिफाइंड एज मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे हमने बताया था कि कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं और इसकी डेफिनेशन बेसिकली यूं की जा सकती है, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मोनोमर्स बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। अगर दो मोनोमर्स मिले और मिलने के बाद उनसे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। दो मॉलिक्यूल्स का मिलना, दो मोनोमर्स का मिलना और रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मोनोमर्स। दो मोनोमर्स मिल रहे हैं और बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, दोनों में से एक में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और दूसरे में से समझ लीजिए कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो दोनों मिलेंगे वाटर बनेगा और वो दोनों मोनोमर्स मिल जाएंगे, एक चेन बन जाएगी। इट इज also called as dehydration synthesis carried by proper enzyme and energy expense। इसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और ये प्रॉपर एंजाइम के थ्रू होता है और इसमें एनर्जी की एक्सपेंस, एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी की मौजूदगी में ही होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो प्रोसेस जिसमें दो मोनोमर्स, दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, रिजल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, इसको डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी कहते हैं और ये एक प्रॉपर एंजाइम के थ्रू कैरिड आउट होता है और एनर्जी के एक्सपेंस के साथ कैरिड आउट होता है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस where macromolecules polymers are broken down by intermediate subunits monomers by addition of H2O molecule is called as hydrolysis। अभी हमने कंडेंसेशन में ये पढ़ा था कि दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, जबकि हाइड्रोलिसिस में एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं वो टूटेगा और टूटने के बाद वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद टूटेगा। कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल हमें मिल रहा था, जबकि हाइड्रोलिसिस में हमने वाटर का मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंडेंसेशन में दो सब यूनिट्स मिलते हैं, एक बड़ा यूनिट यानी पॉलीमर बनाता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है और वाटर की जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हमें मिल जाता है। जबकि हाइड्रोलिसिस में
हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और रिजल्ट में बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स यानी मोनोमर्स में टूट जाता है। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। नॉर्मल सी बात है, वहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था, यहाँ ऐड कर रहे हैं। वहाँ पर दो मॉलिक्यूल मिलते थे और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते थे, यहाँ बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, दो मॉलिक्यूल बनाते हैं या तीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो भी सब यूनिट्स हैं। तो ये रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन है। In this process, a water molecule breaks into H positive and OH negative ions with the help of enzyme, where H positive attached to one monomer and OH negative is attached to another monomer by breaking linkage between them. As a result, energy is released. Basically होता ये है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो हम ऐड कर रहे हैं वो पहले ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, और वो किसी खास एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये ब्रेक हो जाएगा। H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा एक मोनोमर के साथ और OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा दूसरे मोनोमर के साथ, ठीक है। और इनके दरमियान जो लिंकेज थी, जो बॉन्ड था, जो बना हुआ था, दोनों मॉलिक्यूल्स को अटैच किया हुआ था, वो बॉन्ड टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कंडेंसेशन में हम एनर्जी देते थे, जबकि यहाँ एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। फाइनली आगे बढ़ जाने से पहले मैं इसको रिपीट कर लूँ। कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हाइड्रोलिसिस में एक मॉलिक्यूल टूट कर दो मॉलिक्यूल बनेंगे। कंडेंसेशन में पानी का जो है वाटर का मॉलिक्यूल हमें मिलेगा, जबकि हाइड्रोलिसिस में हमें वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करना पड़ता है। कंडेंसेशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हाइड्रोलिसिस में हमें एनर्जी मिलती है। कंडेंसेशन में ये होता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मिलकर एक मोनोमर के साथ और दूसरे मोनोमर के साथ मिलते हैं, जबकि एक मोनोमर से H पॉजिटिव आयन हमें मिलता है और OH नेगेटिव आयन हमें मिलता है, जबकि हाइड्रोलिसिस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस एक मोनोमर के साथ अटैच होकर दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होकर वो चेंज है ब्रेक हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। मेटाबॉलिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि बड़े मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोलिसिस के थ्रू टूट कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इन मेटाबॉलिज्म मॉलिक्यूल्स आर ईदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इन द सेल। मेटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स या तो बनेंगे या फिर टूटेंगे सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर मॉलिक्यूल बन रहे हैं या टूट रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। Point number 2, in heterotrophs during digestion, macromolecules broken into monomers by hydrolysis with the help of hydrolytic enzyme. हेटेरोट्रॉफ्स में जो हमने मैक्रोमोलेक्यूल्स इस्तेमाल किए हैं फूड के तौर पर, तो वो डाइजेशन के प्रोसेस में टूट जाएंगे और मोनोमर्स बन जाएंगे। और प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही होगा और प्रॉपर एंजाइम के थ्रू होगा। हेटेरोट्रॉफ्स में बड़े मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के हेल्प के साथ हो पाएगा। These monomers when reached to the cell again form macromolecules by the process of condensation। यही मॉलिक्यूल डाइजेशन के बाद जब कहाँ पहुँच जाता है? सेल के पास पहुँच जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स दोबारा मर्ज हो जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे और मैक्रोमोलेक्यूल बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी एक तरफ मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, ठीक है, मोनोमर्स बन रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मॉलिक्यूल दोबारा फॉर्म हो रहे हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके बेसिकली दो पार्ट हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब टूट जाना, ब्रोकन डाउन, और एनाबॉलिज्म का मतलब बनना, ठीक है, मैक्रोमोलेक्यूल का बन जाना। इन ऑटोट्रॉफ cell produce monomers from inorganic molecules like CO2, H2, NO3 -1, NSO3 -2, etc. ऑटोट्रॉफ्स में जो मोनोमर्स बन रहे हैं वो मोनोमर्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, etc. etc. These monomers later on assemble to form macromolecules in source or seeing tissue by the process of condensation, while the other cells when require these molecules either for building purpose or to produce energy. These molecules break into monomers by the process of hydrolysis. लिखा हुआ ये है कि ये जो मोनोमर्स बने थे किसके थ्रू बने थे? कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के तवज्जुह से बने थे। वो जाएंगे और दोबारा असेंबल हो जाएंगे, छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे और बड़े यूनिट्स बना लेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन।
और फिर कंडेंसेशन के बाद जब मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए तो यही मॉलिक्यूल्स जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर उनकी नीड होगी वहाँ हो सकता है ये मॉलिक्यूल दोबारा ब्रेक हो जाए और अपने कहाँ मोनोमर्स में हाइड्रोलिसिस के थ्रू ऑटोट्रोफ में पहले मॉलिक्यूल बनेंगे, कंडेंसेशन के थ्रू मैक्रोमोलिक्यूल बन गए और फिर कुछ सेल्स जहाँ पर नीड थी वहाँ चले गए और वहाँ जाने के बाद समझ लो दोबारा हाइड्रोलिसिस के थ्रू टूट गए, मोनोमर्स बन गए। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का। सो वाटर को समझना बहुत ज़रूरी है। सेल को समझने से पहले, सेल की कंपोजिशन को समझने से पहले वाटर की इंपॉर्टेंस और वाटर की प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ज़रूरी है। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद जो हमारे सेल में होता है। 70 to 90% हमारे सेल 70-90% बनाता है। टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ सेल लाइक हाइड्रोलिसिस, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनके अंदर हिस्सा लेता है, जैसे हाइड्रोलिसिस वगैरह है। वाटर इज पोलर इन नेचर, पोलर है, दो पोल होते हैं, पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होता है। हैविंग डायपोल भी इसी को कहते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव हो और एक तरफ नेगेटिव हो। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। आगे पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इट इज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो मॉलिक्यूल को ये जोड़ के रखता है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होगी। फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ व्हिच कंटेन पार्शियल H पॉजिटिव एंड द अदर कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्जेस इज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर के अंदर बेसिकली एक H पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो H पॉजिटिव, पार्शियली H पॉजिटिव, पार्शियली का मतलब है मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ बैकग्राउंड में, इसको स्टॉप यहाँ करता हूँ। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो बॉन्ड बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया होता है और एक तरफ ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया होता है। इस तरह से वो ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन देता है। सो ये शेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की पावर ज्यादा होती है, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि हाइड्रोजन की पावर कम होती है। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, मुकम्मल नेगेटिव नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस चार्जेस अट्रैक्ट्स टू मॉलिक्यूल्स। ये जो चार्जेस हैं जो अभी आए थे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। This force of attraction due to H positive and O negative is called as hydrogen bond। ये जो अट्रैक्शन है H पॉजिटिव और O नेगेटिव के दरमियान ये क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। Due to this process of attraction, two molecules have the following two types of characteristics। इसकी वजह से अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान नीचे जो बताया गया है मुख्तलिफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। अगेन दोबारा बता रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर H पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो फोर्स मौजूद होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में। नंबर 1 कोहेशन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव में क्या होता है? अगर सिमिलर मॉलिक्यूल हैं, वो अट्रैक्शन जो दो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होता है उसको हम कहते हैं कोहेसिव या कोहेशन, ठीक है। Due to polar nature in hydrogen bonding, water molecules attract each other and form long chain with the help it in flowing freely। आई बस हमें पोलर नेचर है, हमने बात की थी कि पानी का जो नेचर है वो पोलर है, यानी एक तरफ O नेगेटिव है और एक तरफ H पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के दरमियान इनमें अट्रैक्शन होती है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल पानी का दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, फिर तीसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, तो एक लंबी चेन बन जाती है अट्रैक्शन की। इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। क्यों कोहेसिव फोर्स? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल्स, एज ब्लड इन वेसल्स, एज ट्रांसपोर्ट फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यू एंड पार्ट्स। वो कहते हैं कि कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर जो है वो फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म इन सेल। प्रोटोप्लाज्म, सेल के प्रोटोप्लाज्म में भी ये फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एज ब्लड इन वेसल्स, ब्लड के अंदर भी वाटर मौजूद होता है, तो वेसल्स के अंदर जो है फ्लो करता है। एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू में ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड के तौर पर फ्लो करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरा तीसरे मॉलिक्यूल को ये अट्रैक्ट करता है,
क्यों अट्रैक्ट करता है? अभी हमने रिपीट किया था कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एक H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है, ठीक, सॉरी, H पॉजिटिव और O नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ये H पॉजिटिव दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के O नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और O नेगेटिव दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्डिंग बन जाएगी। उस बॉन्डिंग को बेसिकली हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये फोर्स है जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, यानी दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर फोर्स है तो उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। Adhesive force of attraction or adhesion. The attractive force between dissimilar molecule is called as adhesive force of attraction adhesion. अगर दो dissimilar molecule है और उनके दरमियान ये फोर्स है तो उसको हम कहते हैं adhesive force। अगर हम बात करें वाटर को, अगर हम बीकर में रखते हैं तो वाटर अटैच होता है साइड बीकर की वॉल्स के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ, तो एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल अलग अलग है, डिसिमिलर है, एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक जो कंटेनर है, जो ग्लास है, जो बीकर है उसके मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन है ये कहलाती है एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड अटैच विद देम। चूंकि वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, क्यों पोलर है? H पॉजिटिव और O नेगेटिव, इसलिए ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को, दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल को, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो ये उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेसल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। ये वेसल के अंदर जब मॉलिक्यूल जा रहा होता है, पाइप्स के अंदर जब वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे होते हैं, तो चूंकि वॉल के साथ इसकी अट्रैक्शन होती है, वो अट्रैक्शन इसको बैकवर्ड फ्लो नहीं करने देती। एडिसिव फोर्सेस क्या है? ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, उसको हम एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वाटर में भी ये मौजूद होता है क्योंकि वाटर की नेचर पोलर है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, इसलिए ये दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है जिनके ऊपर चार्ज मौजूद हो। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करता है तो ये बैकवर्ड फ्लो से रोकता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है वॉल्स के साथ, कंटेनर के वॉल्स के साथ या वेसल के वॉल्स के साथ अट्रैक्शन करता है, इसलिए बैकवर्ड फ्लो नहीं करने देता। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? Specific heat is the amount of the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of heat substance by 1 degree centigrade। अगर हम किसी चीज़ का 1 ग्राम ले लें, फॉर एग्जांपल वाटर का 1 ग्राम ले लें और उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, कितना? 1 डिग्री, तो जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का हमने 1 ग्राम लिया, वजन करके 1 ग्राम लिया और उसका टेम्परेचर जो है पहले नोट डाउन किया, फॉर एग्जांपल 10 है, अब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कितनी हीट चाहिए होती है, कितनी देर गर्म करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। The specific heat of water is high due to the polar nature and hydrogen bonding। अभी हमने बात की थी कि वाटर की दो अहम खूबियाँ हैं, पोलर की नेचर है, H पॉजिटिव और O नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। इसकी वजह से वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है। इट मीन्स वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर और वार्मथ। इसलिए वाटर को गर्म करना या वाटर के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। इट वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सडन हीट चेंजेस। इसका फायदा फिर लिविंग थिंग को क्यों है? क्योंकि लिविंग थिंग का सेल 70 to 90% वाटर का बना हुआ है और वाटर का टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर छोटी मोटी चेंज आती है ना हीट या टेम्परेचर में, सडन चेंज आती है, एकदम से चेंज आती है, तो फौरन ऑर्गेनिज्म जो है उसको लॉस नहीं होता। वाटर क्या कर लेता है? उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके स्टेबल कर लेता है, ऑर्गेनिज्म को स्टेबल कर लेता है, ऑर्गेनिज्म को लॉस्ट होने नहीं देता, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है क्योंकि पोलर नेचर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, और ये जो है
ऑर्गेनिज्म की या प्रोटोप्लाज्म का जो हीट है उसको स्टेबलाइज करता है और सडन हीट चेंजेस में जो है स्टेबलाइज करता है, सेल को नुकसान नहीं पहुंचता। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हाई हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर की स्पेलिंग गलत लिखी, सॉरी फॉर दैट। अगर हम लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दें, गैस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड है उसको हमने हीट किया और किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, वेपर स्टेट में यानी गैसियस स्टेट में, इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। और उस वक्त जो हमें हीट चाहिए होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड को हम गर्म करके गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमें हीट की नीड होगी, उस हीट को हम क्या नाम देते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। Greater the heat of vaporization, higher will be the chance of stability in state and vice versa. किसी भी सब्सटेंस का हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर ज़्यादा हो यानी उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट दरकार हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सब्सटेंस है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि अगर उलट बात करें यानी मीन्स हीट ऑफ वेपराइजेशन कम उसको चाहिए हो, जल्दी वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज़ 574 किलो कैलोरी पर केजी। 1 केजी वाटर अगर हम ले लें तो उसको अगर हम वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहें हमें कितनी हीट चाहिए होती है, 574 किलो कैलोरी चाहिए होती है। ये एक यूनिट है हीट की, ठीक है। सो वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, हमें याद रखना ज़रूरी है, 574 किलो कैलोरी पर केजी। इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है जैसे अभी हमने बात की थी कि जितनी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो वाटर की भी स्टेबिलिटी मिल जाती है। देयरफॉर वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन, इसलिए वाटर थर्मोरेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सवाल है कि थर्मोरेगुलेशन क्या है। थर्मोरेगुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, बराबर रखना, ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देना ना बहुत कम होने देना, ठीक है। उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, यानी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल करना क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन। इट आल्सो गिव्स कूलिंग इफेक्ट व्हेन इवेपोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन और पर्सपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट से जो है एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो बाहर निकलता है वेपर्स की सूरत में। प्लांट से एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स की सूरत में बाहर निकलते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। पर्सपायरेशन का मतलब स्वेटिंग होता है, जिसमें हमारे पास एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं और लिविंग थिंग्स से जो है लिक्विड की सूरत में पानी का बाहर जाना क्या कहलाता है, स्वेटिंग यानी पर्सपायरेशन। तो कूलिंग इफेक्ट भी कर देता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ठीक है। It is a tendency of water molecules to coalesce oil drops into large droplets, यानी वाटर की ऐसी खूबी जिसमें वो ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं वो बड़े ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले छोटे छोटे ड्रॉप थे लेकिन उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ठीक है। The water molecules have hydrogen bonding which are destroyed by the presence of hydrophobic oil and form new bonds। हमने बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल में, वो पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो पहले टूट जाते हैं हाइड्रोफोबिक ऑयल। अब देखिए सुने, वाटर जो है वो हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग, ठीक है, जबकि ऑयल है हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, ये पानी के साथ नहीं मिलता। ऑयल कभी भी पानी के साथ नहीं मिलता, इसलिए उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक ऑयल या हाइड्रोफोबिक। तो इस हाइड्रोफोबिक ऑयल की वजह से पहले वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है एक दफ़ा। द वाटर मॉलिक्यूल्स देन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देमसेल्व्स एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्लम टुगेदर। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और जब ऑयल दरमियान में आ जाता है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दरमियान में आ जाता है, दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। जब दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है ड्रॉपलेट बन जाता है। पहले छोटे छोटे ड्रॉप्स थे, अब क्या बन गया, बड़ा ड्रॉपलेट बन गया। पहले सिर्फ ऑयल था, अब वाटर एंड ऑयल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ड्रॉपलेट बना रहे हैं। रीज़न क्या है कि पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो टूट जाती है जब हम ऑयल डाल देते हैं और कुछ टाइम बाद दोबारा बन जाती हैं। दोबारा जब बनती हैं तो उसके बीच में ऑयल आ जाता है, वो ऑयल क्या हो जाता है, एक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एक्सक्लूड्स हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस ऑयल फ्रॉम वाटर। फिर ये क्या कर देता है कि जी ऑयल को एक्सक्लूड कर देता है। भाई साहब है
वाटर से ऑयल को एक्सक्लूड कर देता है, ऑयल अलग हो जाता है, ठीक है। सो आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि वाटर छोटे ऑयल के जो ड्रॉप्स हैं उनको लार्ज ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। रीज़न ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, जब दोबारा बनती है तो उसके दरमियान कहीं पर ऑयल भी आ जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। वाटर मॉलिक्यूल हमेशा जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स में। दिस रिएक्शन इज रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, जबकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन उसी प्रोसेस में वापस वाटर मॉलिक्यूल भी बनाएगा। और अगर जितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन जितने बनते हैं उतने ही अगर वाटर मॉलिक्यूल वापस मिलकर बन जाएं H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन से, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ड्यू टू आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर में बिहेव एज एसिड और बेस दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इस आयनाइजेशन की वजह से वाटर कभी कभी एसिड के तौर पर काम करता है और कभी बेस के तौर पर काम करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एसिड के साथ मिलता है तो ये बेस के तौर पर काम करेगा, और अगर बेस के साथ मिलेगा तो ये एसिड के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव यानी एसिड वाला आयन भी मौजूद है और OH नेगेटिव यानी बेस वाला आयन भी मौजूद है। इट आल्सो बिहेव्स एज बफर मेंटेन pH ड्यू टू दिस नेचर। इस नेचर की वजह से ये बफर यानी मेंटेन pH को मेंटेन भी करता है और बफर के तौर पर काम करता है। बफर वो सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट होते हैं जो कि pH को चेंज नहीं होने देते। pH में अगर कोई चेंज आएगी तो बफर उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अलग बिहेवियर शो करता है, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर एक्सपेंड्स बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिक्रीजेस डेंसिटी, एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एक्सपेंड्स मैक्सिमली इन आइस कंडीशन। कोई भी मैटर अगर हम ले लें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम नीचे जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है। लेकिन वाटर, जैसे वो हमने बात की थी कि डिफरेंटली बिहेवियर करता है, वो वजह ये है कि वाटर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो ये एक्सपेंड करता है। अदर मैटर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वाटर क्या करता है, एक्सपेंड करता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आइस बनती है तो उस वक्त वाटर सबसे ज्यादा एक्सपेंड कंडीशन में होता है, मैक्सिमली एक्सपेंड होता है। द लो डेंसिटी मेक वाटर लाइटर, दैट्स व्हाई कम्स अबव द लिक्विड सरफेस। चूंकि हमने अभी बात की थी कि एक्सपेंड कर जाता है वाटर और आइस बन जाती है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंड करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अक्सर बर्फ जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर तैर रही होती है, हालांकि वही वाटर है लेकिन लिक्विड फॉर्म में भी है। बैठना चाहिए था बर्फ को, लेकिन बर्फ बैठती नहीं है नीचे। वजह यह है कि चूंकि वाटर एक्सपेंड कर चुका है, वाटर का साइज बढ़ चुका है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो चुकी है। डेंसिटी कम हो चुकी है तो वाटर नीचे बैठता है और बर्फ ऊपर आ जाती है। इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। ये इसलिए फ्रोजन वाटर में भी जो है लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो फ्रोजन वाटर होता है, जो बहुत ठंडा पानी होता है, वो ऊपर आ जाता है क्योंकि वो एक्सपेंड कर चुका होता है, जबकि गर्म पानी जो होता है, हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर कम होता है, वो नीचे बैठ जाता है। इसकी बेसिक वजह ये है कि जो ठंडा वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जो वाटर है वो ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है, जबकि कूल वाटर जो है वो एक्सपेंड इतना नहीं हुआ। इसलिए डेंसिटी उसकी कम होती है। जो गर्म वाटर है, सॉरी जो ठंडा वाटर है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर आ जाता है, जबकि जो कम टेम्परेचर वाला पानी है वो नीचे बैठ जाता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आज तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।